पेइंग सिनेफाइल में आपका स्वागत है। ये वो जगह है जहां हम बात करते हैं हॉरर के बारे में। आज मैं आप लोगों को कहानी सुनाने वाला हूं 2013 में रिलीज हुई एक अमेरिकन कैनिबल हॉरर फिल्म ग्रीन इन्फर्नो की। ग्रीन इन्फर्नो को डायरेक्ट किया है हॉस्टल और कैबिन फीवर के डायरेक्टर और एक मास्टर ऑफ हॉरर इलाई रॉथ ने। ग्रीन इन्फर्नो की शुरुआत होती है जस्टीन और उसकी रूममेट केसी से, जिनकी नींद उनके कैंपस में हो रहे धरने से खुल जाती है। उसी सुबह कॉलेज में जस्टीन और केसी की क्लास में उनकी प्रोफेसर उन्हें ट्राइबल लोगों के फीमेल सर्कमसिजन के रिचुअल्स के बारे में बताती है, जिनमें आदिवासी लोग छोटी लड़कियों के क्लिटरस को किसी ब्लेड या हथियार से काट के उनकी टांगे बांध देते हैं। इस सब के बारे में जान के जस्टीन इस सबसे अपनी दिक्कत जाहिर करती है और कहती है कि उसके पिता यूएन में वकील हैं, हो सकता है वो इस बारे में कुछ कर पाए। जिसपे उसकी प्रोफेसर कहती है कि ऐसा नहीं है कि इस बारे में कोई कुछ कर नहीं रहा, पर ये और इसके जैसी कई कुरीतियों का दुनिया भर के आदिवासी लोग पालन करते हैं और यूएन के सारे वकील मिलके भी इसका कुछ नहीं कर सकते। क्लास से निकलते हुए एक लड़का जोना जस्टीन को सुबह हो रहे धरने को करने वाले एक्टिविज्म ग्रुप में इनवाइट करता है और शाम को जस्टीन जब उस ग्रुप की मीटिंग में जाती है तो वो लोग एक प्राइवेट कंपनी को पेरू के जंगल साफ करने और वहाँ के आदिवासियों को मारने से रोकने का प्लान बनाते हैं। उस ग्रुप का लीडर अलेहांद्रो और उसकी गर्लफ्रेंड कारा होती है। अलेहांद्रो बताता है कि वो लोग वहाँ जाएंगे और वहाँ काम करने वाले लोगों और उनके भाड़े के सिपाहियों की हरकतों को लाइव स्ट्रीम करेंगे, जिससे वो लोग मीडिया अटेंशन के डर से रुक जाएंगे। उसी ग्रुप में बैठी एमी पूछती है कि पर जंगल में लाइव स्ट्रीम चलेगी कैसे, जिस पे अलेहांद्रो बताता है कि उसका एक दोस्त है जो वहाँ की एक सैटेलाइट हैक करके उन्हें सिग्नल दिलवा सकता है। जस्टीन जब केसी को इस प्लान के बारे में बताती है तो वो कहती है कि जस्टीन पागला गई है, वो भाड़े के सिपाही उसे गोलियों से छलनी कर देंगे, पर जस्टीन को कैमरे के डर पे भरोसा होता है। केसी और अपने पिता की मना करने के बावजूद भी जस्टीन उस ग्रुप के साथ पेरू चली जाती है। एयरपोर्ट पे अलेहांद्रो सबको कार्लोस से मिलवाता है, जो कि इस पूरे ट्रिप को स्पॉन्सर कर रहा है। जिसके बाद वो लोग एक प्राइवेट प्लेन में बैठ के पेरू के लिए निकल जाते हैं। पेरू पहुंच के उनके ग्रुप का एक लड़का लार्स कार्लोस से पूछता है कि क्या वो उसे गांजा दिलवा सकता है, और एक रेस्टोरेंट पहुंच के कार्लोस लार्स को वो गांजा दे देता है। वहाँ वो लोग डिस्कस कर रहे होते हैं कि पहले वो लोग नाव से उस साइट पे जाएंगे जहाँ वो वैसे ही करेंगे जैसा डिस्कस किया था। इसी दौरान कारा वहाँ सबको एक जैसी टी शर्ट्स बांट देती है। तभी ये बात भी आती है कि उन काम करने वालों के जो भाड़े के सिपाही हैं वो उन सबको गोलियां भी मार सकते हैं। एमी पूछती है कि क्या सच में, और अलेहांद्रो कहता है कि रिस्क तो है, इसलिए चाहे जो हो जाए लाइव स्ट्रीम करते रहना, जब तक कैमरा चलता रहेगा तब तक हम सब सेफ रहेंगे। अपने इस डिस्कशन के बाद कार्लोस, अलेहांद्रो, जस्टीन, कारा और बाकी सब नाव में बैठ के उस साइट के लिए निकल जाते हैं। उस रास्ते के बीच में डैनियल जस्टीन को बताता है कि उसके पास एक जीपीएस है। थोड़ी देर में वो सब एक तट पर उतरते हैं जहाँ सबसे पहले हर कोई वो सेम टी शर्ट पहनता है, जिसके ऊपर वो सब वहाँ काम कर रहे वर्कर्स जैसे जंप सूट और हेलमेट पहन लेते हैं। कपड़े बदल के वो लोग लंच कर रहे वर्कर्स की नजरों से बच के अपने आप को पेड़ों और जेसीबीओं से चेन ताले की मदद से बांध लेते हैं। जिसके बाद मास्क पहन के लाइव स्ट्रीम शुरू करके वो लोग नारे लगाने लगते हैं, जिन्हें सुन के भाड़े के सिपाही आके हर किसी के चैन ताले को खोलने की कोशिश करने लगते हैं, पर नाकामयाब रहते हैं। जस्टीन का ताला क्योंकि बंद ही नहीं हो रहा था, इसलिए एक सिपाही उसे पकड़ के गोली मारने ही वाला होता है कि तभी अलेहांद्रो उसे फोन दिखा के बताता है कि ये सब लाइव स्ट्रीम हो रहा है, अगर उसने जस्टीन को मार दिया तो पूरी दुनिया देखेगी। कारा उस सिपाही को धमकाती है कि मार दो इसे और फिर देखना। ये सब सुन के वो सिपाही जस्टीन को छोड़ देता है, जिसके बाद पेरुवियन पुलिस उन्हें एयरपोर्ट तक छोड़ के आती है और प्लेन में वो सब खुशी मनाते हैं क्योंकि दुनिया भर के न्यूज चैनल्स ने उनकी न्यूज कवर की है। उनका प्लान सक्सेसफुल रहा। जस्टीन खुशी में शामिल नहीं हो रही थी क्योंकि वो खराब ताला प्लान में नहीं था, और जिस तरह अलेहांद्रो और कारा उसे बलि की बकरी बनाने को तैयार थे, उससे तो साफ था कि वो जानते थे कि ताला खराब है। और अलेहांद्रो बताता है कि उसने उसके लिए एक रोल क्रिएट किया था, अगर वो उसे इसके बारे में पहले बता देता तो असली नहीं लगता। इस सब से किलस के जस्टीन चुपचाप बैठी रहती है और जोना उसे समझाने में लगा होता है कि तभी जहाज के इंजन में आग लग जाती है और वो प्लेन उन जंगलों के बीचों बीच क्रैश हो जाता है। प्लेन क्रैश की वजह से पायलट, कार्लोस और कई लोग मर जाते हैं। बचे लोगों में होते हैं अलेहांद्रो, लार्स, कारा, जोना, डेनियल, एमी, समांथा और जस्टीन। डेनियल सबको कहता है कि उसके जीपीएस को ढूंढो, उससे मदद का सिग्नल भेजा जा सकता है कि तभी कारा को किसी की आवाज आती है और वो मदद मांगने उस आवाज की ओर जाती है। वो कुछ आदिवासी थे जो कि कारा की
गर्दन और सर में एक तीर मार देते हैं जिससे उसकी मौत हो जाती है और बाकी सबको बेहोशी वाले छोटे छोटे तीर मारते हैं। जिसके बाद नाव में भर के वो उन्हें उनके गांव में ले जाते हैं। तट से गांव में घुसते हुए गांव के सारे आदिवासी जिन्होंने शरीरों पे लाल रंग लगाया हुआ था वो उन अनजान परदेशियों को छू छू कर देखते हैं, जिसकी वजह से वो सारे लोग बहुत डरे हुए थे और चिल्लाने लग रहे थे। गांव की एक पीले रंग की बुढ़िया उन सबका जायजा लेती है और जस्टिन को देख के मुस्कुराने लगती है। वो अपनी भाषा में कुछ कहती है जिसके बाद उन सबको आदिवासी लोग एक पिंजरे में बंद कर देते हैं। वहाँ की कुछ औरतें जोना को पानी पिलाती हैं और उसे लेटा देती हैं, जिसके बाद वो पीली बुढ़िया जोना की आंखें और जबान निकाल के खा जाती है। ये सब देख के पिंजरे में बंद अमरीकी तो बौखला जाते हैं, पर आदिवासी मजे से चीयर करते हैं। इसके बाद उस कबीले का हेड हंटर जोना के दोनों हाथ और पैर काट के अलग कर देता है और पीली बुढ़िया उसका सर काट के अलग कर देती है, जिसके बाद वो उसके बहते हुए खून की धार कटोरी में जमा करके पी जाती है। इसके बाद आदिवासी औरतें गाना गाते हुए अच्छे से जोना के शरीर के हर हिस्से में नमक, मसाला और लोकली मिलने वाले फल और सब्जी लगाते हैं और पकने के लिए उसे एक मिट्टी की भट्टी में रख देते हैं। यहाँ पिंजरे में अलेहांद्रो के पास एक फोन था, पर सिग्नल का कुछ अता पता नहीं था। जोना के पकने के बाद उस कबीले का बच्चा बच्चा उसके एक एक टुकड़े का जम के आनंद लेता है और यहाँ पिंजरे में एमी का पेट खराब हो जाता है और वो उसी पिंजरे के एक कोने में अपने पेट का पानी नुमा मल और ढेर सारी खुशबूदार हवाएं खाली कर देती है। उन हवाओं की खुशबू सूंघ के कुछ आदिवासी बच्चे भी उसका मजाक उड़ाते हैं। दिन ढलने के बाद लार्स सबसे कहता है कि काश वो उस प्लेन क्रैश में मर जाता, कम से कम यहाँ इन नरभक्षियों के लंच बनने का इंतजार तो ना करना पड़ता। डैनियल कहता है कि हमारे यहाँ से निकलने की अभी भी उम्मीद है, हमें बस प्लेन क्रैश वाली जगह जाके वो जीपीएस ढूंढना है जिससे हम मदद बुला सकते हैं। जिस पे लार्स कहता है कि अगर हमने उन बुलडोजर्स और काम करने वालों को ना भगाया होता तो बच जाते, पर अब कोई उम्मीद नहीं। जिस पे अलेहांद्रो कहता है कि यहाँ से निकलने के लिए हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि और बुलडोजर्स आ रहे हैं। अलेहांद्रो बताता है कि वो बुलडोजर्स जो उन्होंने रोके हैं सिर्फ कुछ दिन के लिए रुके हैं। वो बताता है कि कार्लोस को उस कंपनी के कंपेटिटर ने पैसे दिए थे ताकि हम सब एनवायरनमेंट के नाम पे उन्हें रोक दें और वो दूसरी कंपनी आके यहाँ लग जाए। ये सब सुन के बाकी सब अलेहांद्रो पे बहुत भड़कते हैं और पूछते हैं कि मतलब ये सब नाटक था। जिस पे अलेहांद्रो बताता है कि इस जगह की जमीन पे इतना पैसा है कि यहाँ के जंगल तो कटने ही कटने हैं, बस हमारी मदद से एक को नहीं तो दूसरे को मौका मिल गया यहाँ से पैसा बनाने का और उनके बुलडोजर कुछ दिनों में यहाँ तक आ जाएंगे और हम सब बच जाएंगे। जस्टिन और डैनियल बहुत किलत जाते हैं ये सब सुन के कि उन्होंने अपनी जान दांव पे लगाई किसी कंपनी के लिए ताकि वो आदिवासियों को मार के करोड़ों कमा सके। पर लार्स और समैंथा उन्हें समझाते हैं कि चाहे जो कुछ भी हो, अगर ये सच कह रहा है तो हम सब बच जाएंगे। समैंथा कहती है कि मेरी मदद करो, मैं इस पिंजरे से निकल सकती हूँ। वो सब ऐसा ही करते हैं, पर एक आदिवासी उसे बेहोशी का डांट मार देता है। अगली सुबह जब जस्टिन सो रही होती है तो एक बच्चा जस्टिन के नेकलेस को देख रहा होता है। जस्टिन उठ जाती है और उसे उसके नेकलेस में लगी बांसुरी बजा के दिखाती है कि तभी हेड हंटर आ जाता है और सारी लड़कियों को ले जाता है। लड़कियों को एक लाइन से खड़ा करके पीली औरत पहले उनके कपड़े उतरवाती है, जिसके बाद एक एक करके उनकी यूनियों में एक जानवर के सींग जैसा कुछ डालती है। समैंथा और एमी को तो वापस भेज देती है, पर जस्टिन की यूनी से खून आने लगता है और वो लोग उसे किसी झोपड़ी में ले जाते हैं। शायद वो ये पता कर रही थी कि उन सब में से वर्जिन कौन है। यहाँ पिंजरे में डैनियल फोन में गाना चला के उसे दूर फेंक देता है, जिससे उन पे नजर रख रहे आदिवासियों का ध्यान भटक गया और समैंथा पिंजरे से बाहर निकल के नदी के किनारे खड़ी एक नाव तक पहुंच गई। अगली सुबह आदिवासी जस्टिन को वापस उसी पिंजरे में बंद कर देते हैं। जस्टिन सफेद और लाल रंगों में रंगी हुई थी। जस्टिन को देख के डैनियल अलेहांद्रो से कहता है ये लोग जस्टिन की यूनी को सरकमसाइज करने वाले हैं, जिस पे अलेहांद्रो कहता है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। जस्टिन को पिंजरे में बंद करने के बाद आदिवासी उन कैदियों को खाना देते हैं। एमी जब अपना हिस्सा खा लेती है तो वो देखती है कि उसके खाने के नीचे टैटू करी हुई खाल का एक टुकड़ा बिछा हुआ है और आदिवासी बच्चों को टैटू करी स्किन से खेलते हुए देख वो समझ जाती है कि समैंथा नहीं बची। ये सब देख वो अपने हाथ में पकड़ी मिट्टी की कटोरी तोड़ के उस टुकड़े से अपना गला काट लेती है और मर जाती है। उसकी लाश देख के बाकी सब तो हैरान परेशान हो जाते हैं, पर अलेहांद्रो हस्तमैथुन करने लगता है। ये देख के सब उससे और भी ज्यादा चिढ़ जाते हैं और डैनियल उस पर हमला कर देता है।
पर बाहर खड़े आदिवासी उसे रोक देते हैं। अब जब एमी मर चुकी थी तो आदिवासी पक्का उसे खा जाएंगे, इसलिए लार्स और डैनियल उसके पेट में वो बचा हुआ गांजा भर देते हैं, जिससे एमी को खाने वाले आदिवासी गांजे के नशे में झूमने लगते हैं, जिसका फायदा उठा के जस्टिन और डैनियल पिंजरे से भाग जाते हैं। और जैसे ही लार्स निकल रहा होता है तभी अलेहांद्रो उसमें एक डांट मार देता है और कहता है कि मैं कहीं नहीं जा रहा, बाहर निकला तो पक्का मरूंगा, यहाँ अकेला बचा तो लंच बन जाऊंगा, इसलिए इसे अपने साथ रख रहा हूँ। क्योंकि डैनियल और जस्टिन कुछ नहीं कर सकते थे इसलिए लार्स को वहीं छोड़ के भाग जाते हैं। थोड़ी देर बाद जब लार्स की आंखें खुलती हैं तो वो देखता है कि दो आदिवासी उसकी ओर देख रहे हैं। पीछे पिंजरे में बैठा अलेहांद्रो बताता है कि इन लोगों ने उसे भागता देख एक डांट मारा है और अब पिंजरे से निकाल के बस उसे निहार रहे हैं। लार्स देखता है कि वो आदिवासी अभी भी नशे में है, तो वो उन्हें हाथों की एक ट्रिक दिखाता है जिसे देख के वो हंसने लगते हैं कि तभी वो दोनों आदिवासी लार्स को जिंदा ही चबाना शुरू कर देते हैं। लार्स अपनी जान बचाता है पर उस कबीले के आदमी, औरतें और छोटे छोटे बच्चे सब मिलके उसे जिंदा ही चबाने लग जाते हैं और एक एक करके उसके हर पुर्जे को फाड़ देते हैं और उसे पूरा नोच खाते हैं। यहाँ जस्टिन और डैनियल क्रैश हुए प्लेन की तरफ पहुंच जाते हैं जहाँ उन्हें उनके ग्रुप के कई लोगों की लाश शूलों पे लटकी मिलती है। डैनियल को अपना जीपीएस भी मिल जाता है पर उसकी बैटरी खत्म हो चुकी थी और तभी उन्हें एक फोन बजने की आवाज आने लगती है। वो लोग उस फोन को ढूंढते हैं तो वो उन्हें कारा की लाश की जेब में मिलता है कि तभी कुछ आदिवासी वहां आके उन्हें बेहोशी का एक डांट मार देते हैं। अगले दिन जब जस्टिन की आंख खुलती है तो वो पाती है कि वो बंधी हुई है और एक औरत उसके शरीर को सफेद रंग रही है और बाहर खंबे पे लटके डैनियल पे हरे रंग का एक लेप लगाया जा रहा है। थोड़ी ही देर में जहरीली चींटियां डैनियल के शरीर पे उस लेप की वजह से चढ़ जाती हैं और उसके ऊपर से वो लेप खाने लगती है और डैनियल दर्द में चिल्लाने लगता है। यहाँ झोपड़ी में बंदी पड़ी जस्टिन के पास वो पीली बुढ़िया आती है और जैसा औजार जस्टिन की क्लास में दिखाया था उसी के जैसे औजार से जस्टिन की यूनी काटने वाली होती है कि तभी एक आदिवासी जंगल काट रहे एक वर्कर का काटा हुआ सर लेके आता है और अपनी भाषा में बाकी आदिवासियों से कुछ कहता है, जो सुन के हर आदिवासी हथियार लेके उसके पीछे चला जाता है। यहाँ झोपड़ी में जस्टिन को रंगने वाली आदिवासिन बेहोश करने वाला एक पाउडर से जस्टिन को बेहोश करने वाली होती है कि वही आदिवासी बच्चा जिसे जस्टिन ने बांसुरी सुनाई थी उसके हाथ खोल देता है और जस्टिन उस बेहोशी के पाउडर से उसी औरत को बेहोश कर देती है, वो भी उसके नाक की पियर्सिंग फाड़ने के बाद। डैनियल जस्टिन से विनती करता है कि वो उसे मार दे पर वो ऐसा नहीं कर पाती, तो वो बच्चा उसे बेहोश करके उसकी गर्दन में एक चीरा लगा देता है। अलेहांद्रो उससे मदद की फुहार लगाता है पर जस्टिन उसकी हरकतों के लिए उसे वहीं छोड़ देती है। भाग भाग के जस्टिन उस जगह पहुंच जाती है जहां नई कंपनी के भाड़े के सिपाही और आदिवासियों की लड़ाई चल रही होती है। जस्टिन उन लोगों को टूटा हुआ फोन दिखा के कहती है कि वो सब कैमरे पे हैं और सिपाहियों के करीब आने से पहले ही फोन तोड़ देती है। अब सिपाहियों के पास कोई चारा नहीं बचता और उसे बचाना ही पड़ता है। उन लोगों को तो यही लग रहा था कि अगर अब उसे मार दिया तो वही फंसेंगे क्योंकि लाइव स्ट्रीम पे वो लोग आ चुके हैं। वो बात अलग है कि वो फोन टूटा हुआ था और उसमें कोई लाइव स्ट्रीम चल ही नहीं रही थी। हेलीकॉप्टर में चढ़ने से पहले उसका पायलट जस्टिन से पूछता है कि पक्का वहां तुम्हारे अलावा और कोई नहीं बचा ना, जिस पे जस्टिन 1 मिनट सोचती है और फिर कहती है कि नहीं और कोई नहीं बचा। घर पहुंच के जब जस्टिन का इंटरव्यू होता है तो उसमें वो बताती है कि उसके अलावा बाकी सब क्रैश में मर गए पर आदिवासियों ने उसकी मदद की, उसे खिलाया पिलाया और जंगल से बाहर जाने का रास्ता भी दिखाया। जस्टिन ने आदिवासियों से सारा इल्जाम हटा के उस कंपनी और उसके बुलडोजरों पे लगा दिया। उसके पिता के यूएन में वकील होने के कारण वो जंगल साफ होने से और आदिवासी मारे जाने से बच गए। मिड क्रेडिट सीन में जस्टिन के पास अलेहांद्रो की बहन लूसिया का कॉल आया जिसमें उसने उसे बताया कि सैटेलाइट से खींची फोटोज में अलेहांद्रो उन जंगलों में जिंदा दिखा है। ग्रीन इन्फर्नो को डायरेक्ट किया है मास्टर ऑफ हॉरर इलाई रॉथ ने, जिन्होंने कैबिन फीवर और हॉस्टल 1 और 2 जैसी फिल्में डायरेक्ट की हैं। हॉस्टल 1 मेरी वन ऑफ द फेवरेट स्लैशर फिल्म्स है और कैबिन फीवर भी एक बहुत अच्छी बॉडी हॉरर फिल्म है। इलाई रॉथ एक बहुत बड़े कैनिबल फिल्मों के फैन है। ये फिल्में 70 से 80 के दशक में फेमस थी और आदिवासियों को नरभक्षियों के रूप में दिखाती थी। इनमें ढेर सारा खून खराबा, असली जानवरों की असली हत्याएं और ऐसी कई दिल दहला देने वाला चलचित्र हुआ
हुआ करता था। ग्रीन इन्फर्नो मैंने तो एंजॉय करी। इसके कैरेक्टर्स की एनवायरनमेंट सेविंग और एक्टिविज्म वाली मोटिवेशन से मैं तो कतई रिलेट नहीं कर पाया, क्योंकि सफेद चमड़ी वालों की दुनिया को बचाने वाली ये आदतें मुझे थोड़ी कम ही समझ आती हैं। लेकिन उसके अलावा ये मूवी एंजॉयबल थी। कुछ भी कहो, मूवी में एक्टिंग और गोर तो बढ़िया लगा मुझे, और पहली बार इसे देखते हुए मैं तो अपनी सीट के एज पे था और कैसे इस सिचुएशन में खुद को संभालना और उससे निकालना है उसी के बारे में सोच रहा था। जिसका मतलब है कि ये मूवी वो टेंशन अच्छे से बिल्डअप कर पाई मेरे लिए। आई होप जब आप ये फिल्म देखें तो आपको भी वही मजा आए। पता है, ग्रीन इन्फर्नो के क्रेडिट्स में इलाई रॉथ ने जहां जहां से इंस्पिरेशन ली है उन सब कैनिबल फिल्म्स के नाम भी डाले हैं, और उनमें से एक नाम है कैनिबल हॉलोकॉस्ट। ये एक ऐसा नाम है जो कि अपने कैनिबल फिल्म्स के पूरे जॉनरा को डिफाइन करता है, और अनडाउटेडली सबसे फेमस कैनिबल फिल्म होने के साथ साथ एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल फिल्म भी है, जिसके प्रोडक्शन, स्टोरी, बिहाइंड द सीन्स, इम्पैक्ट्स और कंट्रोवर्सीज के ऊपर मैंने एक डिटेल्ड वीडियो बनाई हुई है, जो कि आप यहाँ क्लिक करके देख सकते हैं। ग्रीन इन्फर्नो की कहानी और मेरी नरेशन आपको कैसी लगी, और कौन सी फिल्मों की कहानी आप सुनना चाहते हैं, मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं।